दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 में। दोस्तों हम लोग घटना चक्र जीएस पॉइंटर की जो सीरीज देख रहे थे उसके तहत हम लोग सब्जेक्ट देख रहे थे दोस्तों बायो। और हम लोग का टॉपिक चल रहा था दोस्तों प्रमुख पादप रोग। ठीक है, हम लोग देख रहे थे दोस्तों, जो सब्जेक्ट देख रहे थे वह हम लोग देख रहे थे बायो, और हम लोग का टॉपिक चल रहा था दोस्तों प्रमुख पादप रोग, जिसमें हम लोगों ने दोस्तों काफ़ी सारे पॉइंट्स को कवर कर लिया है। जो हमारे 2-3 पॉइंट बचे रह गए हैं उसको हम लोग इस वीडियो में कवर कर लेंगे, और फिर एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे दोस्तों, वह है हमारा आनुवांशिक इंजीनियरिंग तथा बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रमुख पादप रोग के तहत हमारे जो 2-3 पॉइंट बाकी रह गए थे उसको हम लोग पहले कवर कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ ध्यानपूर्वक देखिए दोस्तों क्या दिया गया है। ठीक है, चलिए देखें। कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। क्या है? निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो पहला दिया गया है दोस्तों पक्षी, फिर दूसरा दिया गया है दोस्तों उड़ती धूल, तीसरा दिया गया है दोस्तों वर्षा, और चौथी दिया गया है दोस्तों बहती हवा। कह रहा है कि उपर्युक्त में से पादप रोग फैलाते हैं। ठीक है, तो याद रखिए दोस्तों, पादप रोग फैलाते हैं, पक्षी भी फैलाते हैं, उड़ती धूल भी फैलाती है, वर्षा भी फैलाती है, और बहती हवा भी फैलाती है। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर हम मार्क करेंगे 1, 2, 3 और 4। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखें। यहां देखिए दोस्तों, कह रहा है सही सुमेलन है। ठीक है, सही सुमेलन है। इसके आगे के जो पॉइंट है दोस्तों, इससे संबंधित वीडियोस हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड की जा चुकी हैं। ठीक है, तो जिन दोस्तों ने कवर ना किया हो वो उन वीडियोस को देख के हमारे जो आगे के इसके पिछले पॉइंट है उसको कवर कर सकते हैं। चलिए आगे देखेंगे दोस्तों, यहां ध्यानपूर्वक देखें। कह रहा है कि सही सुमेलन है दोस्तों, तो याद रखें पादप रोग और कारक। ठीक है दोस्तों, पादप रोग और कारक। चलिए देखिए, पादप रोग होता है दोस्तों खट्टे नासर। तो खट्टे नासर होता है दोस्तों जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया से। ठीक है, खट्टे नासर होता है दोस्तों जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया से। अगला देखिए, गन्ने का लाल सड़न रोग होता है दोस्तों कवक से। ठीक है, गन्ने का जो लाल सड़न रोग होता है दोस्तों वह होता है कवक से। ठीक है, फिर देखिए कह रहा है कि आलू का कृष्णकांत रोग, तो यह होता है दोस्तों ऑक्सीजन की कमी से। ठीक है, आलू का जो कृष्णकांत रोग होता है वह होता है हमारा ऑक्सीजन की कमी से। ठीक है, कह रहा है गेहूं का सेहू रोग, तो याद रखें दोस्तों सूत्रकृमि से। क्या है? गेहूं का सेहू रोग, तो याद रखें दोस्तों सूत्रकृमि से। ठीक है, फिर देखें कि पादप रोग और कारक। यहां देखें दोस्तों, खट्टे नासर रोग होता है जीवाणु से। क्या है? खट्टे नासर रोग होता है दोस्तों जीवाणु से। गन्ने का लाल सड़न रोग होता है दोस्तों कवक से। आलू का कृष्णकांत रोग होता है ऑक्सीजन की कमी से, और गेहूं का सेहू रोग होता है दोस्तों सूत्रकृमि से। ठीक है, फिर देखिए खट्टे नासर रोग होता है दोस्तों जीवाणु से। गन्ने का लाल सड़न रोग होता है दोस्तों कवक से। आलू का कृष्णकांत रोग होता है दोस्तों ऑक्सीजन की कमी से, और गेहूं का सेहू रोग होता है दोस्तों सूत्रकृमि के द्वारा। ठीक है दोस्तों, याद रखें खट्टे नासर जीवाणु, गन्ने का लाल सड़न रोग होता है देखें कवक से। कई बार पेपर में पूछा गया है, ध्यान रखें। गन्ने का लाल सड़न रोग होता है दोस्तों कवक से, और आलू का कृष्णकांत रोग होता है दोस्तों ऑक्सीजन की कमी से, और गेहूं का सेहू रोग होता है दोस्तों सूत्रकृमि की वजह से। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला पॉइंट क्या दिया गया है दोस्तों, यहां देखें। ठीक है, कह रहा दोस्तों सही सुमेलन यहां कराना है। तो कह रहा दोस्तों अरहर गन्ना और चना। ठीक है, तो अरहर गन्ना और चना में लगता है दोस्तों हमारा रोग उकठा। क्या है? अरहर में, गन्ना और चना में दोस्तों हमारा रोग लगता है, वह है दोस्तों हमारा उकठा रोग। ठीक है, फिर है दोस्तों सरसों में, तो याद रखिए सरसों में दोस्तों लगता है सफेद गिरुई रोग। ठीक है, सरसों में लगता है हमारा सफेद गिरुई रोग। ठीक है दोस्तों, ध्यानपूर्वक सभी रोगों को याद रखें, बार बार परीक्षाओं में रिपीट किए जाते हैं। बाजरा में लगता है दोस्तों हमारा कंडुआ रोग। ठीक है, बाजरा में हमारा लगता है दोस्तों कंडुआ रोग। ठीक है, और मूंगफली में लगता है दोस्तों हमारा टिक्का रोग। ठीक है, मूंगफली में लगता है हमारा टिक्का रोग। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर से हम लोग सारे जो ऊपर देखें हम लोगों ने यहाँ पे जो रोग देखे हैं पादप रोग और कारक, यहाँ से पहले से हम लोग फिर से एक बार रिकॉल कर लेंगे। ठीक है, चलिए ध्यानपूर्वक देखें। कह रहा दोस्तों पादप रोग और कारक। ठीक है, खट्टे नासर रोग लगता है दोस्तों जीवाणु से। क्या है? खट्टे नासर रोग लगता है दोस्तों जीवाणु से। गन्ने का लाल सड़न रोग होता है दोस्तों कवक से। आलू का कृष्णकांत रोग होता है ऑक्सीजन की कमी से। गेहूं का सेहू रोग होता है दोस्तों सूत्रकृमि से। ठीक है, फिर देखें खट्टे नासर रोग जीवाणु से। गन्ने का लाल सड़न रोग कवक से। आलू का कृष्णकांत रोग ऑक्सीजन की कमी से। गेहूं का सेहू रोग सूत्रकृमि से। ठीक है, यहाँ फिर देखें नीचे फसल और रोग फिर दिया गया है, सुमेल है दोस्तों। चलिए देखें, अरहर गन्ना चना में दोस्तों उकठा रोग लगता है। क्या है? अरहर गन्ना चना में दोस्तों उकठा रोग लगता है। सरसों में दोस्तों सफेद गिरुई। क्या है? सरसों में सफेद गिरुई। बाजरा में लगता है कंडुआ, और मूंगफली में लगता है टिक्का रोग। अरहर गन्ना चना में लगता है दोस्तों उकठा रोग। सरसों में लगता है सफेद गिरुई। बाजरा में लगता है कंडुआ रोग। मूंगफली में लगता है टिक्का रोग। फिर देखिए यहां अरहर गन्ना चना में लगता है दोस्तों उकठा रोग। सरसों में सफेद गिरुई। बाजरा में कंडुआ, मूंगफली में टिक्का। अरहर गन्ना चना में उकठा रोग। सरसों में सफेद गिरुई। बाजरा में कंडुआ, मूंगफली में
टिक्का। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब हम लोग दोस्तों जीव विज्ञान के तहत एक और इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट करेंगे। वह है दोस्तों हमारा आनुवांशिक इंजीनियरिंग तथा बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, जिससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न दोस्तों हमारी परीक्षाओं में बनते हैं। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक सारे पॉइंटों को आप लोग देखते रहिए। चलिए शुरू करेंगे। पहला पॉइंट दिया गया है दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिए। कह रहा है डीएनए की वह विशिष्टता, क्या है, डीएनए की वह विशिष्टता जिसने उसे पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवांशिक सूचना संग्रह करने और प्रेषण करने के लिए अद्वितीय रूप से उपयुक्त बनाया है। क्या है, कह रहा है दोस्तों डीएनए की वह विशिष्टता जिसने उसे पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवांशिक सूचना संग्रह करने और प्रेषण करने के लिए अद्वितीय रूप से उपयुक्त बनाया है। तो याद रखिए दोस्तों, इसका आंसर दिया गया है दो रज्जुकों की पूरकता। क्या है दोस्तों, दो रज्जुकों की पूरकता। ठीक है, फिर से देखिए कि डीएनए की वह विशिष्टता जिसने उसे पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवांशिक सूचना संग्रह करने और प्रेषण करने के लिए अद्वितीय रूप से उपयुक्त बनाया है। तो याद रखिए दोस्तों दो रज्जुकों की पूरकता। ठीक है, दो रज्जुकों की पूरकता इसका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों आगे के पॉइंट को हम लोग देखेंगे जो कि सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखते रहें। चलिए दोस्तों, ठीक है, यहां देखेंगे, यहां से हम लोग देखेंगे। चलिए देखें दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखते रहें, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। चलिए, कह रहा है दोस्तों जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या है, कह रहा है दोस्तों जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्लास्टिड, फिर कह रहा है दोस्तों प्लाज्मिड, फिर कह रहा है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया, फिर कह रहा है दोस्तों राइबोसोम में से प्रयोग होता है। तो याद रखें दोस्तों प्लाज्मिड का। ठीक है दोस्तों, कई बार पूछा गया प्रश्न है यह, याद रखें। कह रहा है दोस्तों जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्लास्टिड, फिर कह रहा है दोस्तों प्लाज्मिड, फिर कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया, फिर कह रहा है राइबोसोम में से प्रयोग होता है। तो याद रखें दोस्तों प्लाज्मिड का। क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्लास्टिड, फिर कह रहा दोस्तों प्लाज्मिड, फिर कह रहा दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया, फिर कह रहा दोस्तों राइबोसोम में से प्रयोग होता है। तो याद रखें दोस्तों प्लाज्मिड का। ठीक है, फिर देखें अगला, लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण होता है। ठीक है, अगला पॉइंट कह रहा है दोस्तों हमारा लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहां ध्यानपूर्वक देखें, कह रहा है जीन के सम्मिश्रण यानी कि ब्लेंडिंग से। ठीक है, फिर कह रहा है दोस्तों क्रोमोसोम में बदलाव से तथा जीन के मिश्रण यानी कि सफलिंग से। ठीक है, फिर देखिए कह रहा है लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण होता है। तो पहला पॉइंट है कि जीन के सम्मिश्रण यानी कि ब्लेंडिंग से, फिर दोस्तों दिया गया है क्रोमोसोम में बदलाव से, फिर है जीन के मिश्रण से। ठीक है, यानी कि सफलिंग से। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण होता है। तो याद रखिए जीन के सम्मिश्रण से, क्रोमोसोम में बदलाव से तथा जीन के मिश्रण यानी कि सफलिंग से दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखें। कह रहा है दोस्तों जीवाणु, कवक और विषाणु में से जिन्हें कृत्रिम संश्लेषित माध्यम में संवर्धित किया जा सकता है। तो याद रखिए दोस्तों केवल जीवाणु और कवक को। क्या है, फिर देखिए जीवाणु, कवक और विषाणु में से जिन्हें कृत्रिम या संश्लेषित माध्यम में संवर्धित किया जा सकता है। तो याद रखिए दोस्तों केवल जीवाणु और कवक को। ठीक है, फिर से देखें कि जीवाणु, कवक और विषाणु में से जिन्हें कृत्रिम और संश्लेषित माध्यम में संवर्धित किया जा सकता है। तो याद रखें दोस्तों केवल जीवाणु और कवक को दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखें, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, ध्यानपूर्वक देखते रहिए। चलिए बढ़ेंगे आगे के पॉइंट की तरफ दोस्तों, देखेंगे क्या दिया गया है। चलिए दोस्तों यहां देखिए क्या दिया गया है। ठीक है, चलिए कह रहा है दोस्तों पुनः योरगज, क्या है दोस्तों, कह रहा है कि पुनः योरगज डीएनए प्रौद्योगिकी यानी कि आनुवांशिक इंजीनियरिंग जीनों को स्थानांतरित होने देता है। ठीक है, क्या है, कह रहा है दोस्तों पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी यानी कि आनुवांशिक इंजीनियरिंग जीनों को स्थानांतरित होने देता है। तो याद रखिए दोस्तों पौधों की विभिन्न जातियों में, फिर कह रहा है दोस्तों जंतुओं से पौधों में, फिर कह रहा है दोस्तों सूक्ष्म जीवों से उच्चतर जीवों में। क्या है, कह रहा है कि पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी जीनों को स्थानांतरित होने देता है। तो याद रखिए दोस्तों पौधों की विभिन्न जातियों में, फिर कह रहा है जंतुओं से पौधों में, फिर कह रहा है दोस्तों सूक्ष्म जीवों से उच्चतर जीवों में। तो कह रहा है कि उपर्युक्त में से सत्य हैं, तो तीनों पॉइंट हमारे दोस्तों सत्य हैं। ठीक है, फिर देखिए कि पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी यानी कि आनुवांशिक इंजीनियरिंग जीनों को स्थानांतरित होने देता है दोस्तों। कह रहा है कि पौधों की विभिन्न जातियों में, फिर कह रहा है जंतुओं से पौधों में, फिर कह रहा है सूक्ष्म जीवों से उच्चतर जीवों में। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिए उपर्युक्त में से सत्य हैं। तो याद रखिए दोस्तों 1, 2 और 3 तीनों पॉइंट हमारे सत्य दिए गए हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखते रहें, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए यहां देखें, कह रहा है दोस्तों
कि पुनः संयोजित क्या है रिकाबिनेंट वेक्टर वैक्सीन से संबंधित हाल के विकास के संदर्भ में सही कथन है। क्या है, कह रहा है पुनः संयोजित यानी कि रिकाबिनेंट वेक्टर वैक्सीन से संबंधित हाल के विकास के संदर्भ में सही कथन है। ठीक है दोस्तों, तो पहला देखें, कह रहा है कि इन वैक्सीनों के विकास में आनुवांशिक इंजीनियरिंग का प्रयोग किया जाता है। क्या है, इन वैक्सीनों के विकास में आनुवांशिक इंजीनियरिंग का प्रयोग किया जाता है। फिर है दूसरा पॉइंट दोस्तों कि जीवाणुओं और विषाणुओं का प्रयोग रोगवाहक वेक्टर के रूप में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखें, कह रहा है कि पुनः संयोजित यानी कि रिकाम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन से संबंधित हाल के विकास के संदर्भ में सही कथन है। तो पहला पॉइंट है दोस्तों, यहां दिया गया है कि इन वैक्सीनों के विकास में आनुवांशिक इंजीनियरिंग का प्रयोग किया जाता है। और दूसरा पॉइंट दिया गया है दोस्तों कि जीवाणुओं और विषाणुओं का प्रयोग रोगवाहक वेक्टर के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखें आप लोग कि जो दिया गया है यहां कि पुनः संयोजित यानी कि रिकाम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन से संबंधित हाल के विकास के संदर्भ में जो कथन सही है वह है दोस्तों कि इन वैक्सीनों के विकास में आनुवांशिक इंजीनियरिंग का प्रयोग किया जाता है और जीवाणुओं और विषाणुओं का प्रयोग दोस्तों रोगवाहक यानी कि वेक्टर के रूप में किया जाता है। चलिए दोस्तों अगला पॉइंट देखें, कह रहा है दोस्तों कि कायिक प्रवर्धन क्लोनीय जनसंख्या को उत्पन्न करता है। क्या है दोस्तों, कह रहा है कि कायिक प्रवर्धन क्लोनीय जनसंख्या को उत्पन्न करता है। बिल्कुल सही पॉइंट है दोस्तों। फिर कह रहा है कि कायिक प्रवर्धन विषाणुओं का निष्प्रभावन करने में सहायक है, तो यह पॉइंट दोस्तों हमारा गलत है। ठीक है, फिर कह रहा है कि कायिक प्रवर्धन वर्ष के अधिकतर भाग में चल सकता है, तो यह भी पॉइंट हमारा दोस्तों सही है। कह रहा है कि उपरोक्त में से वह कथन जो पौधों के कायिक प्रवर्धन के संबंध में सही है दोस्तों, तो वह है केवल 1 और 3। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर देखें, कह रहा है दोस्तों कायिक प्रवर्धन क्लोनीय जनसंख्या को उत्पन्न करता है। क्या है, कायिक प्रवर्धन क्लोनीय जनसंख्या को उत्पन्न करता है, तो बिल्कुल सही पॉइंट है दोस्तों। फिर कह रहा है कि कायिक प्रवर्धन विषाणुओं का निष्प्रभावन करने में सहायक है, यह पॉइंट हमारा गलत दिया गया है। फिर है कि कायिक प्रवर्धन वर्ष के अधिकतर भाग में चल सकता है, तो यह भी पॉइंट हमारा सही है। तो कह रहा है कि उपरोक्त में से वह कथन जो पौधों के कायिक प्रवर्धन के संबंध में सही है, तो याद रखें दोस्तों केवल 1 और 3 पॉइंट हमारे सही दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे के पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे क्या दिए गए हैं दोस्तों। ध्यानपूर्वक देखते रहिए, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए यहां देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। कह रहा है पहला पॉइंट कि विद्यमान भौतिक एवं बौद्धिक स्रोतों का सर्वाधिक उपकारक उपयोग। क्या है दोस्तों, कह रहा है कि विद्यमान भौतिक एवं बौद्धिक स्रोतों का सर्वाधिक उपकारक उपयोग। ठीक है, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट देखें, कह रहा है दोस्तों कि नवीन प्रवर्तनीय प्रौद्योगिकी का विकास। क्या है, नवीन प्रवर्तनीय प्रौद्योगिकी का विकास। ठीक है, फिर तीसरा कह रहा है दोस्तों कि प्राकृतिक संकटों को कम करने और उनसे निपटने हेतु पद्धत और प्रौद्योगिकी का विकास। क्या है, प्राकृतिक संकटों को कम करने और उनसे निपटने हेतु पद्धत और प्रौद्योगिकी का विकास। चौथा कह रहा है दोस्तों बौद्धिक संपत्ति का प्रबंध। ठीक है, क्या है, चौथा कह रहा है दोस्तों बौद्धिक संपत्ति का प्रबंध। कह रहा है कि नई विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति 2003 के उद्देश्यों के संबंध में उपरोक्त कथनों में से सही हैं, तो याद रखें दोस्तों सभी चारों जो हमारे उद्देश्य दिए गए हैं वह हमारी नई विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति के संबंध में सही हैं। फिर से हम लोग देखेंगे कि विद्यमान भौतिक एवं बौद्धिक स्रोतों का सर्वाधिक उपकारक उपयोग। क्या है, विद्यमान भौतिक एवं बौद्धिक स्रोतों का सर्वाधिक उपकारक उपयोग। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट है कि नवीन प्रवर्तनीय प्रौद्योगिकी का विकास। क्या है, नवीन प्रवर्तनीय प्रौद्योगिकी का विकास। तीसरा है दोस्तों प्राकृतिक संकटों को कम करने और उनसे निपटने हेतु पद्धत और प्रौद्योगिकी का विकास। क्या है, प्राकृतिक संकटों को कम करने और उनसे निपटने हेतु पद्धत और प्रौद्योगिकी का विकास। और चौथा कह रहा है बौद्धिक संपत्ति का प्रबंध। ठीक है, कह रहा है कि नई विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति 2003 के उद्देश्यों के संबंध में उपरोक्त कथनों में से सही हैं, तो याद रखें दोस्तों जो चारों पॉइंट दिए गए हैं वह सभी हमारी नई विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति 2003 के संबंध में सही दिए गए हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे के प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे क्या पॉइंट दिए गए हैं। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, कह रहा दोस्तों प्रथम सफल क्लोन्ड जानवर है, तो याद रखें दोस्तों भेड़। क्या है, प्रथम सफल क्लोन्ड जानवर है दोस्तों, तो याद रखें भेड़। प्रथम सफल क्लोन्ड जानवर है, तो याद रखें दोस्तों भेड़। ठीक है, चलिए अगला देखें, कथन और कारण का प्रश्न है दोस्तों। कह रहा है कि डाली सर्वप्रथम क्लोन की गई स्तनी थी। क्या है दोस्तों, कह रहा है कि डाली सर्वप्रथम क्लोन की गई स्तनी थी दोस्तों। फिर कारण कह रहा है दोस्तों कि डाली पात्रे निषेचन द्वारा उत्पन्न की गई थी। क्या है, डाली पात्रे निषेचन द्वारा उत्पन्न की गई थी, जो कि हमारा गलत है। तो सही आंसर है ए सही है दोस्तों, परंतु आर गलत है। ठीक है, फिर देखिए कथन कह रहा है कि डाली सर्वप्रथम क्लोन की गई स्तनी थी। क्या है, कह रहा है कि डाली सर्वप्रथम क्लोन की गई स्तनी थी, तो कथन हमारा बिल्कुल सही है। कारण गलत है दोस्तों कि डाली पात्रे निषेचन द्वारा उत्पन्न की गई थी, यह हमारा जो कारण दिया गया है यह गलत है। तो आंसर हम मार्क करेंगे ए सही है, परंतु आर गलत है। चलिए अगला देखेंगे दोस्तों, कह रहा है
कि डाली की मृत्यु 2003 में हुई थी। क्या है? डाली की मृत्यु 2003 में हुई थी। फिर कह रहा है दोस्तों कि फेफड़ों की बीमारी के कारण डाली का निधन हुआ था। क्या है? कह रहा है दोस्तों कि डाली की मृत्यु 2003 में हुई थी। फिर कह रहा है दोस्तों फेफड़ों की बीमारी के कारण डाली का निधन हुआ था। क्या है? डाली की मृत्यु 2003 में हुई थी। फिर कह रहा है दोस्तों फेफड़ों की बीमारी के कारण डाली का निधन हुआ था। चलिए आगे के पॉइंट देखेंगे दोस्तों क्या दिए गए हैं। दोस्तों यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और ऐसे ही लगातार पढ़ते रहें दोस्तों। चलिए आगे के पॉइंटों को हम देखेंगे दोस्तों। ठीक है, यह टॉपिक दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए सारे पॉइंटों को ध्यानपूर्वक देखते रहें दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे के पॉइंट हम देखेंगे क्या दिया गया है। चलिए दोस्तों ठीक है, चलिए यहां देखें सी पॉइंट दिया गया है दोस्तों। पहला पॉइंट था कि डाली की मृत्यु 2003 में हुई थी। दूसरा पॉइंट था दोस्तों कि डाली की मृत्यु फेफड़ों की बीमारी के कारण हुई थी। और तीसरा पॉइंट है दोस्तों हमारा सी दिया गया है कि डाली वर्ष 1996 में पैदा हुई थी। और डी दिया गया है कि डाली स्कॉटलैंड में पैदा हुई थी दोस्तों। ठीक है, कह रहा है कि एक वयस्क दैहिक कोशिका से क्लोन की गई पहली स्तनपायी डाली के बारे में उपर्युक्त में से सही कथन है। तो याद रखिए दोस्तों जो सभी चारों कथन दिए गए हैं वह सही है। ठीक है दोस्तों, यानी कि डाली की मृत्यु दोस्तों 2003 में हुई थी, बिल्कुल सही पॉइंट है। फिर कह रहा है कि डाली की मृत्यु फेफड़ों की बीमारी के कारण हुई थी, तो बिल्कुल सही पॉइंट है दोस्तों। सी है कि डाली वर्ष 1996 में पैदा हुई थी, बिल्कुल सही है दोस्तों। और डाली स्कॉटलैंड में पैदा हुई थी, यह भी हमारा पॉइंट बिल्कुल सही है। कह रहा है कि एक वयस्क दैहिक कोशिका से क्लोन की गई पहली स्तनपायी डाली के बारे में उपर्युक्त में से सही कथन है। तो याद रखें दोस्तों सभी चारों। ठीक है, यानी कि डाली की मृत्यु 2003 में हुई थी, डाली की मृत्यु फेफड़ों की बीमारी के कारण हुई थी, डाली वर्ष 1996 में पैदा हुई थी और डाली स्कॉटलैंड में पैदा हुई थी। ठीक है, तो एक वयस्क दैहिक कोशिका से क्लोन की गई पहली स्तनपायी डाली के बारे में उपर्युक्त में से सही कथन है। तो याद रखें दोस्तों सभी चारों। ठीक है दोस्तों, चले अगला पॉइंट देखें, ध्यानपूर्वक सभी पॉइंटों को देखते रहें। कह रहा है मनुष्य द्वारा निर्मित आनुवांशिक रूप से अभियंत्रित प्रथम जीवित जीव थी। तो याद रखिए दोस्तों वह थी हमारी डॉली। ठीक है, जो कि एक भेड़ थी। ठीक है, फिर देखें मनुष्य द्वारा निर्मित आनुवांशिक रूप से अभियंत्रित प्रथम जीवित जीव था। तो याद रखें दोस्तों डॉली। ठीक है, मनुष्य द्वारा निर्मित आनुवांशिक रूप से अभियंत्रित प्रथम जीवित जीव था दोस्तों। तो याद रखें वह थी हमारी डॉली। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखेंगे क्या है। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक दोस्तों देखते रहें। ठीक है, चलिए देखेंगे। कह रहा है दोस्तों कि भेड़, ऊंट, खरगोश तथा हिरन में से पहला सफल क्लोन जंतु था। तो याद रखें दोस्तों भेड़, जिसका नाम था दोस्तों डॉली। ठीक है, कह रहा है भेड़, ऊंट, खरगोश तथा हिरन में से पहला सफल क्लोन जंतु था। तो याद रखें दोस्तों डॉली। ठीक है, क्या कह रहा है कि भेड़, ऊंट, खरगोश तथा हिरन में से पहला सफल क्लोन जंतु था दोस्तों। तो याद रखें वह था हमारा भेड़। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखिए दोस्तों। कह रहा है कि NDRI करनाल हरियाणा के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित भैंस के दूसरे क्लोन का नाम है दोस्तों, वह है दोस्तों हमारा गरिमा। ठीक है, फिर से देखिए, कह रहा है कि NDRI करनाल हरियाणा के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित भैंस के दूसरे क्लोन का नाम है दोस्तों। तो याद रखिए गरिमा, पहला था दोस्तों समरूपा। ठीक है, क्या है पहले का नाम भी याद रखिए, वह था दोस्तों समरूपा। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि NDRI करनाल हरियाणा के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित भैंस के दूसरे क्लोन का नाम है, तो वह है दोस्तों हमारा गरिमा और पहला था दोस्तों समरूपा। ठीक है, फिर देखें NDRI करनाल हरियाणा के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित भैंस के दूसरे क्लोन का नाम है, वह है दोस्तों हमारा गरिमा, पहला था दोस्तों समरूपा। ठीक है, NDRI करनाल हरियाणा के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित भैंस के दूसरे क्लोन का नाम है गरिमा, पहला था दोस्तों समरूपा। चलिए दोस्तों अगला है, कह रहा है दोस्तों गरिमा सेकेंड नाम है। तो याद रखिए दोस्तों एक क्लोन्ड भैंस का। क्या है? गरिमा सेकेंड नाम है दोस्तों, तो याद रखें एक क्लोन्ड भैंस का। ठीक है, गरिमा सेकेंड नाम है दोस्तों, तो एक क्लोन्ड भैंस का। चलिए दोस्तों अगला देखें दोस्तों क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों कायिक कोशिका न्यूक्लियर अंतरण प्रौद्योगिकी। क्या है दोस्तों? कह रहा है कि कायिक कोशिका न्यूक्लियर अंतरण प्रौद्योगिकी यानी कि सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का अनुप्रयोग है। तो याद रखिए दोस्तों जंतुओं की जननीय क्लोनिंग में। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है फिर से देखें कि कायिक कोशिका न्यूक्लियर अंतरण प्रौद्योगिकी। क्या है? कायिक कोशिका न्यूक्लियर अंतरण प्रौद्योगिकी यानी कि दोस्तों सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का अनुप्रयोग है। तो याद रखें दोस्तों जंतुओं की जननीय क्लोनिंग में। ठीक है, फिर देखें कि कायिक कोशिका न्यूक्लियर अंतरण प्रौद्योगिकी यानी कि सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का अनुप्रयोग है। तो याद रखिए दोस्तों जंतुओं की जननीय क्लोनिंग में। ठीक है, जंतुओं की जननीय क्लोनिंग में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखें दोस्तों। कह रहा है कि परख नली शिशु। ठीक है, ध्यान रखें कई बार पेपर में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखते रहें, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए देखेंगे,
कह रहा है दोस्तों कि परख नली शिशु के मामले में तो याद रखें निषेचन माता के शरीर के बाहर होता है, ठीक है, यानी कि फर्टिलाइजेशन दोस्तों माता के शरीर के बाहर होता है दोस्तों, ठीक है। याद रखें कि परख नली शिशु के मामले में निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन माता के शरीर के बाहर होता है दोस्तों, ठीक है। चलिए फिर से देखें कि परख नली शिशु के मामले में जो निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन होता है वह दोस्तों माता के शरीर के बाहर होता है, ठीक है। निषेचन माता के शरीर के बाहर होता है परख नली शिशु के मामले में, याद रखें। चलें अगला देखें। कह रहा है कि वह देश जिसमें पहला ट्रांसजीनी दमकता हुआ सुअर उत्पन्न किया गया जो अंदर बाहर सब हरा है, याद रखें दोस्तों वह है हमारा ताइवान। क्या है दोस्तों? कह रहा है कि वह देश जिसमें पहला ट्रांसजीनी दमकता हुआ सुअर उत्पन्न किया गया जो अंदर बाहर सब हरा है, तो याद रखें दोस्तों ताइवान, ठीक है। फिर से देखें। कह रहा है कि वह देश जिसमें पहला ट्रांसजीनी दमकता हुआ सुअर उत्पन्न किया गया जो अंदर बाहर सब हरा है, याद रखें ताइवान। कह रहा है दोस्तों इंजाज नाम है विश्व के प्रथमतम क्लोन ऊंट का। क्या है दोस्तों? कह रहा है दोस्तों कि इंजाज नाम है विश्व के प्रथमतः क्लोन ऊंट का, ठीक है। इंजाज नाम है दोस्तों विश्व के प्रथमतः क्लोन ऊंट का, ठीक है दोस्तों। कह रहा है कि इंजाज नाम है विश्व के प्रथमतः क्लोन ऊंट का, ठीक है। चलिए अगला देखिए दोस्तों। कह रहा है विश्व का पहला ऊंट अस्पताल स्थित है। क्या है? विश्व का पहला ऊंट अस्पताल स्थित है, तो याद रखें दोस्तों दुबई में, ठीक है। फिर देखिए कि इंजाज नाम है विश्व के प्रथमतः क्लोन ऊंट का दोस्तों। फिर कह रहा है कि विश्व का पहला ऊंट अस्पताल स्थित है, तो याद रखिए दोस्तों दुबई में, ठीक है। विश्व का पहला ऊंट अस्पताल स्थित है, तो याद रखिए दोस्तों दुबई में। अगला देखिए। कह रहा है कि जीव के क्लोन के संबंध में सही कथन है, तो याद रखिए दोस्तों क्लोन अलैंगिक विधि से उत्पन्न किया जाता है दोस्तों, ठीक है। कह रहा है कि जीव के क्लोन के संबंध में सही कथन है, तो याद रखिए दोस्तों जो हमारा क्लोन होता है वह अलैंगिक विधि से उत्पन्न किया जाता है, ठीक है दोस्तों। यह हमारा जीव के क्लोन के संबंध में सही कथन है, ठीक है। फिर से देखिए कि जीव के क्लोन के संबंध में सही कथन है, तो याद रखिए दोस्तों क्लोन अलैंगिक विधि से उत्पन्न किया जाता है। क्या है? जीव के क्लोन के संबंध में सही कथन है, तो याद रखिए दोस्तों क्लोन हमारा अलैंगिक विधि से उत्पन्न किया जाता है, ठीक है। यह पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे। कह रहा दोस्तों आनुवांशिक अभियंत्रण यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के निम्नलिखित प्रभावों पर विचार कीजिए। क्या है? आनुवांशिक अभियंत्रण यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के निम्नलिखित प्रभावों पर विचार कीजिए, ठीक है। पहला दोस्तों कह रहा है कि रोग प्रतिरोध। क्या है? पहला है दोस्तों रोग प्रतिरोध, दूसरा है दोस्तों वृद्धि वर्धन, ठीक है। दूसरा है दोस्तों वृद्धि वर्धन, तीसरा है दोस्तों हमारा जंतु क्लोनिंग, ठीक है दोस्तों, और चौथा है दोस्तों हमारा मानव क्लोनिंग, ठीक है। कह रहा है कि उपर्युक्त में से जो कुछ सफलता के साथ परीक्षित किए गए हैं वे हैं दोस्तों, ठीक है। तो पहला हो जाएगा हमारा दोस्तों रोग प्रतिरोध, फिर दोस्तों दिया गया है हमारा वृद्धि वर्धन, और फिर दिया गया है दोस्तों जंतु क्लोनिंग, ठीक है। चौथा हमारा सही नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। तो हम राइट आंसर मार्क करेंगे दोस्तों 1, 2 और 3 हमारे पॉइंट सही है। फिर से देखेंगे। कह रहा है कि आनुवांशिक अभियंत्रण यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के निम्नलिखित प्रभावों पर विचार कीजिए। पहला है दोस्तों रोग प्रतिरोध, दूसरा है दोस्तों वृद्धि वर्धन, तीसरा है दोस्तों जंतु क्लोनिंग, चौथा है दोस्तों मानव क्लोनिंग। कह रहा है कि उपर्युक्त में से जो कुछ सफलता के साथ परीक्षित किए गए हैं वे हैं दोस्तों, तो याद रखें रोग प्रतिरोध, फिर है दोस्तों वृद्धि वर्धन, और फिर है दोस्तों हमारा जंतु क्लोनिंग, ठीक है। 1, 2 तथा 3 तीनों पॉइंट सही है। कह रहा है दोस्तों आनुवांशिक अभियंत्रण के निम्नलिखित प्रभावों पर विचार कीजिए। पहला है दोस्तों रोग प्रतिरोध, दूसरा है दोस्तों वृद्धि वर्धन, तीसरा है दोस्तों जंतु क्लोनिंग, और चौथा है दोस्तों हमारा मानव क्लोनिंग, ठीक है। कह रहा है कि उपर्युक्त में से जो कुछ सफलता के साथ परीक्षित किए गए हैं तो वे हैं दोस्तों हमारे 1, 2 तथा 3 पॉइंट सही किए गए हैं, ठीक है। यानी कि रोग प्रतिरोध, वृद्धि वर्धन और जंतु क्लोनिंग, जबकि हमारा मानव क्लोनिंग सही नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों, देखेंगे आगे के पॉइंट क्या दिए गए हैं, ध्यानपूर्वक देखते रहिए। चलिए दोस्तों। कह रहा है कि वर्तमान में वैज्ञानिक किसी गुणसूत्र में जीन इकाइयों का विन्यास अथवा उनकी सापेक्षिक स्थिति अथवा डीएनए अनुक्रमों को निर्धारित कर सकते हैं। यह ज्ञान हमारे लिए निम्न प्रकार से उपयोगी है, ठीक है। फिर से देखेंगे। कह रहा है दोस्तों कि वर्तमान में वैज्ञानिक किसी गुणसूत्र में जीन इकाइयों का विन्यास अथवा उनकी सापेक्षिक स्थिति अथवा डीएनए अनुक्रमों को निर्धारित कर सकते हैं, तो यह ज्ञान हमारे लिए उपयोगी है। तो कह रहा है दोस्तों उसकी मदद से पशुपालन की वंशावली जानी जा सकती है। क्या है? उसकी मदद से पशुधन की वंशावली जानी जा सकती है। दूसरा है कि उसकी मदद से सभी मानव रोगों के कारण ज्ञात हो सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट दोस्तों हमारा गलत है, ठीक है। फिर तीसरा कह रहा है कि उसकी मदद से पशुओं की रोग सह नस्लें विकसित की जा सकती हैं। क्या है? उसकी मदद से पशुओं की रोग सह नस्लें विकसित की जा सकती हैं। तो कह रहा है कि उपर्युक्त में से सत्य कथन है, तो याद रखिए केवल 1 और 3 पॉइंट हमारा सही है। फिर देखिए। कह रहा है कि वर्तमान में वैज्ञानिक किसी गुणसूत्र में जीन इकाइयों का विन्यास
अथवा उनकी सापेक्षिक स्थिति अथवा डीएनए अनुक्रमों को निर्धारित कर सकते हैं। यह ज्ञान हमारे लिए निम्न प्रकार से उपयोगी है। तो याद रखिए, पहला कि उसकी मदद से पशुधन की वंशावली जानी जा सकती है। क्या है? उसकी मदद से पशुधन की वंशावली जानी जा सकती है। यह पॉइंट बिल्कुल सही दिया गया है। दूसरा कि उसकी मदद से सभी मानव रोगों के कारण ज्ञात हो सकते हैं। यह पॉइंट हमारा गलत है। तीसरा कि उसकी मदद से पशुओं की रोग सह नस्लें विकसित की जा सकती हैं। तो यह भी पॉइंट हमारा सही है, यानी कि 1 और 3 पॉइंट हमारा सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखिए। कह रहा दोस्तों पुनर्योरगज डीएनए तकनीक के चरण नीचे दिए गए हैं। क्या है? पुनर्योरगज डीएनए तकनीक के चरण नीचे दिए गए हैं। तो पहला है दोस्तों हमारा, कह रहा है दोस्तों, आनुवांशिक पदार्थ की पहचान एवं पृथक्करण। ठीक है, आनुवांशिक पदार्थ की पहचान एवं पृथक्करण। ठीक है, चलिए फिर देखिए। कह रहा है कि पुनर्योरगज डीएनए तकनीक के चरण नीचे दिए गए हैं। पहला है दोस्तों, आनुवांशिक पदार्थ की पहचान एवं पृथक्करण। ठीक है दोस्तों, क्या है? आनुवांशिक पदार्थ की पहचान एवं पृथक्करण। ठीक है, पहला पॉइंट है आनुवांशिक पदार्थ की पहचान एवं पृथक्करण। ठीक है दोस्तों, अगला देखेंगे क्या दिया गया है, यहाँ ध्यानपूर्वक देखें। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ फिर दूसरा दिया गया है दोस्तों डीएनए का विखंडन। ठीक है दोस्तों, दूसरा दिया गया है हमारे डीएनए का विखंडन। ठीक है, सी दिया गया है दोस्तों बाह्य जीन उत्पाद की प्राप्ति। क्या है? सी दिया गया है बाह्य जीन उत्पाद की प्राप्ति। डी दिया गया है दोस्तों प्रवाहिक प्रक्रिया। क्या है? डी दिया गया है प्रवाहिक प्रक्रिया। ठीक है, ई दिया गया है दोस्तों डीएनए खंड को वाहक में जोड़ना। क्या है? डीएनए खंड को वाहक में जोड़ना। ठीक है दोस्तों, फिर कह रहा है कि हमारा इच्छित डीएनए खंडों का पृथक्करण। क्या है? इच्छित डीएनए खंडों का पृथक्करण। फिर दिया गया है दोस्तों जी, रुचि वाले जीन का प्रवर्धन। फिर दिया गया है दोस्तों यक्ष, यानी कि पुनर्योरगज डीएनए का पोषी कोशिका या जीव में स्थानांतरण। तो कह रहा है दोस्तों ऊपरयुक्त चरणों का सही अनुक्रम है दोस्तों। ठीक है, कह रहा है कि ऊपरयुक्त चरणों का सही अनुक्रम है। तो सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों हमारा आनुवांशिक पदार्थ की पहचान एवं पृथक्करण। क्या है दोस्तों? सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों हमारा ए, यानी कि आनुवांशिक पदार्थ की पहचान एवं पृथक्करण। ठीक है, तो याद रखें। फिर हो जाएगा दोस्तों हमारा डीएनए का विखंडन। ठीक है, फिर हो जाएगा दोस्तों हमारा डीएनए का विखंडन दोस्तों। ठीक है, फिर हो जाएगा दोस्तों हमारा एफ का रहा है, तो एफ हो जाएगा हमारा इच्छित डीएनए खंडों का पृथक्करण। फिर हमारा क्या हो जाएगा? इच्छित डीएनए खंडों का पृथक्करण हमारा तीसरे नंबर पे होगा दोस्तों, इच्छित डीएनए खंडों का पृथक्करण। फिर हो जाएगा हमारा जी, तो जी हो जाएगा दोस्तों रुचि वाले जीन का परिवर्धन। क्या हो जाएगा? रुचि वाले जीन का परिवर्धन। फिर दोस्तों हमारा दिया गया है ई, यानी कि डीएनए खंड के वाहक में जोड़ना, यानी कि डीएनए खंड को वाहक में जोड़ना। ई पॉइंट हमारा हो जाएगा डीएनए खंड को वाहक में जोड़ना, जो कि हमारा 5वां नंबर है। फिर दोस्तों हमारा हो जाएगा यक्ष, यानी कि दोस्तों पुनर्योरगज डीएनए का पोषी कोशिका या जीव में स्थानांतरण। क्या है? पुनर्योरगज डीएनए का पोषी कोशिका या जीव में स्थानांतरण, जो कि हमारा 6वां पॉइंट है। फिर दोस्तों हो जाएगा हमारा सी, यानी कि बाह्य जीन उत्पाद की प्राप्ति, और लास्ट में हो जाएगा प्रवाहिक प्रक्रिया। ठीक है दोस्तों, तो याद रखें उपर्युक्त चरणों का सही अनुक्रम हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। कह रहा है कि विज्ञान में हुए अभिनव विकासों के संदर्भ में सही कथन है। क्या है? विज्ञान में हुए अभिनव विकासों के संदर्भ में सही कथन है। यहाँ ध्यानपूर्वक देखें। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए क्या दिया गया है। कह रहा है कि प्रयोगशालाओं में कृत्रिम प्रक्रियात्मक डीएनए के हिस्से रचे जा सकते हैं। पहला पॉइंट है कि प्रयोगशालाओं में कृत्रिम प्रक्रियात्मक डीएनए के हिस्से रचे जा सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखें कि प्रयोगशालाओं में कृत्रिम प्रक्रियात्मक डीएनए के हिस्से रचे जा सकते हैं। दूसरा पॉइंट कह रहा है दोस्तों कि किसी जंतु कोशिका से निकाले गए डीएनए के किसी हिस्से को जीवित कोशिका से बाहर, ठीक है, प्रयोगशाला में प्रतिकृत कराया जा सकता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट कह रहा है दोस्तों हमारा कि पादपों और जंतुओं में निकाली गई कोशिकाओं में प्रयोगशाला की पेट्री डिश में कोशिका विभाजन कराया जा सकता है। ठीक है, 3 पॉइंट दिए गए हैं, ध्यानपूर्वक देखें कि विज्ञान में हुए अभिनव विकासों के संदर्भ में सही कथन है। तो पहला पॉइंट दिया गया है दोस्तों कि प्रयोगशालाओं में कृत्रिम प्रक्रियात्मक डीएनए के हिस्से रचे जा सकते हैं। क्या है? प्रयोगशालाओं में कृत्रिम प्रक्रियात्मक डीएनए के हिस्से रचे जा सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए कि किसी जंतु कोशिका से निकाले गए डीएनए के किसी हिस्से को जीवित कोशिका से बाहर प्रयोगशाला में प्रतिकृत कराया जा सकता है। क्या है? किसी जंतु कोशिका से निकाले गए डीएनए के किसी हिस्से को जीवित कोशिका से बाहर प्रयोगशाला में प्रतिकृत कराया जा सकता है। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट है
कि पादपों और जंतुओं से निकाली गई कोशिकाओं में प्रयोगशाला की पेट्री डिश में कोशिका विभाजन कराया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो तीनों पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, 1, 2 और 3 पॉइंट यहाँ दिए गए हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए। कह रहा दोस्तों कि विश्व स्तर के प्रोग्राम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का संबंध है। क्या है दोस्तों, कह रहा है कि विश्व स्तर के प्रोग्राम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का संबंध है। तो याद रखिए दोस्तों, मानव जीनोम और उनके अनुक्रमों की पहचान और मानचित्रण से। ठीक है, याद रखिए। फिर से देखिए क्या कह रहा है दोस्तों कि विश्व स्तर के प्रोग्राम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का संबंध है। क्या है, विश्व स्तर के प्रोग्राम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का संबंध है। तो याद रखिए दोस्तों, मानव जीनोम और उनके अनुक्रमों की पहचान और मानचित्रण से। फिर देखिए कि विश्व स्तर के प्रोग्राम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का संबंध है तो मानव जीनोम और उनके अनुक्रमों की पहचान और मानचित्रण से। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट देखिए हमारा क्या कह रहा है। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, ध्यानपूर्वक देखते रहें दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले पॉइंट की तरफ। क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है दोस्तों कि शरीर में या शरीर की वे कोशिकाएं जिनमें शरीर की किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में विभाजन तथा विशिष्टीकरण की क्षमता है और जो कई गंभीर बीमारियों पर शोध का केंद्र बिंदु हैं, उन्हें कहते हैं दोस्तों हम स्टेम कोशिकाएं। ठीक है, ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। चलिए फिर देखेंगे, शरीर की वे कोशिकाएं जिनमें शरीर की किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में विभाजन तथा विशिष्टीकरण की क्षमता है और जो कई गंभीर बीमारियों पर शोध का केंद्र बिंदु हैं, उन्हें कहेंगे दोस्तों हम स्टेम कोशिकाएं। ठीक है, फिर से देखिए कि शरीर की वे कोशिकाएं जिनमें शरीर की किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में विभाजन तथा विशिष्टीकरण की क्षमता है और जो कई गंभीर बीमारियों पर शोध का केंद्र बिंदु हैं, उन्हें हम कहेंगे दोस्तों स्टेम कोशिकाएं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखिए दोस्तों, स्टेम कोशिकाओं के बारे में ही दिया गया है। कह रहा है दोस्तों कि स्टेम कोशिकाएं केवल स्तनपायी जीवों से ही प्राप्त की जा सकती हैं। क्या है, स्टेम कोशिकाएं केवल स्तनपायी जीवों से ही प्राप्त की जा सकती हैं। तो पहला पॉइंट दोस्तों हमारा बिल्कुल गलत है। ठीक है, फिर कह रहा है कि स्टेम कोशिकाएं क्या है, नई औषधियों को परखने के लिए प्रयोग की जा सकती हैं। बिल्कुल हमारा सही पॉइंट है दोस्तों। ठीक है, क्या है कि स्टेम कोशिकाएं नई औषधियों को परखने के लिए प्रयोग की जा सकती हैं। बिल्कुल सही है। फिर तीसरा पॉइंट है दोस्तों, कह रहा है कि स्टेम कोशिकाएं चिकित्सा थेरेपी के लिए प्रयोग की जा सकती हैं। ठीक है, कह रहा है कि स्टेम कोशिकाएं चिकित्सा थेरेपी के लिए प्रयोग की जा सकती हैं। फिर कह रहा है कि अक्सर सुर्खियों में रहने वाली स्टेम कोशिकाओं के संदर्भ में उपर्युक्त में से कौन कौन से कथन सत्य हैं। तो याद रखें दोस्तों, हमारा 2 और तीसरा पॉइंट बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर से देखेंगे कि दोस्तों कह रहा है कि स्टेम कोशिकाएं केवल स्तनपायी जीवों से ही प्राप्त की जा सकती हैं। तो यह पॉइंट हमारा बिल्कुल गलत है। ठीक है, दूसरा पॉइंट दिया गया है कि स्टेम कोशिकाएं नई औषधियों को परखने के लिए प्रयोग की जा सकती हैं। यह पॉइंट हमारा बिल्कुल सही है। फिर तीसरा कह रहा है कि स्टेम कोशिकाएं चिकित्सा थेरेपी के लिए प्रयोग की जा सकती हैं। तो यह भी हमारा बिल्कुल सही पॉइंट है। कह रहा है कि अक्सर सुर्खियों में रहने वाली स्टेम कोशिकाओं के संदर्भ में उपर्युक्त में से सत्य कथन है। तो याद रखें दोस्तों, 2 और 3 हमारा दोनों सत्य कथन है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे दोस्तों क्या दिए गए हैं, ध्यानपूर्वक देखते रहें, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। चलिए अगला देखें। कह रहा है दोस्तों कि अति विवादास्पद भ्रूणीय स्टेम कोशिकाओं के विकल्प के रूप में स्टेम कोशिकाओं का बायोएथिकल और विवादास्पद स्रोत है। तो याद रखें दोस्तों, अस्थि मज्जा से व्युत्पन्न स्टेम कोशिकाएं। ठीक है, फिर से देखेंगे। कह रहा है कि अति विवादास्पद भ्रूणीय स्टेम कोशिकाओं के विकल्प के रूप में स्टेम कोशिकाओं का बायोएथिकल और विवादास्पद स्रोत है दोस्तों। तो याद रखिए, अस्थि मज्जा से व्युत्पन्न स्टेम कोशिकाएं। ठीक है, फिर देखिए, अति विवादास्पद भ्रूणीय स्टेम कोशिकाओं के विकल्प के रूप में स्टेम कोशिकाओं का बायोएथिकल और विवादास्पद स्रोत है। तो याद रखिए, अस्थि मज्जा से व्युत्पन्न स्टेम कोशिकाएं दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखिए। पहला देखिए दोस्तों, क्या पहला पॉइंट कह रहा है कि भावी माता पिता के अंड या शुक्राणु उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं में आनुवांशिक परिवर्तन किए जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि भावी माता पिता के अंड या शुक्राणु उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं में आनुवांशिक परिवर्तन किए जा सकते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है कि व्यक्ति का जीनोम जन्म से पूर्व प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था में संपादित किया जा सकता है। क्या है, व्यक्ति का जीनोम जन्म से पूर्व प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था में संपादित किया जा सकता है। फिर तीसरा कह रहा है कि मानव प्रेरित बहुशक्त स्टेम कोशिकाओं को एक सूकर के भ्रूण में अंतर्वेशित किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका उपर्युक्त में से सही कथन कह रहा है। तो तीनों पॉइंट सही हैं और फिर से हम रिपीट करेंगे। देखें
कि भावी माता पिता के अंड या शुक्राणु उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं में आनुवांशिक परिवर्तन किए जा सकते हैं, तो पहला पॉइंट बिल्कुल सही है। फिर से देखें कि भावी माता पिता के अंड या शुक्राणु उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं में आनुवांशिक परिवर्तन किए जा सकते हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि व्यक्ति का जीनोम जन्म से पूर्व प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था में संपादित किया जा सकता है। क्या है? व्यक्ति का जीनोम जन्म से पूर्व प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था में संपादित किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कि मानव प्रेरित बहुशक्त स्टेम कोशिकाओं को एक सूकर के भ्रूण में अंतर्वेशित किया जा सकता है, तो तीनों पॉइंट हमारे यहाँ पे सही दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और ऐसे ही लगातार पढ़ते रहें दोस्तों। चलिए आगे की पॉइंट की तरफ हम बढ़ेंगे दोस्तों, देखेंगे क्या दिया गया है। ठीक है, चलिए दोस्तों देखें, कह रहा है कि हाइब्रिडोमा प्रौद्योगिकी। क्या है दोस्तों? कह रहा है कि हाइब्रिडोमा प्रौद्योगिकी एक नया जीव प्रौद्योगिकी या उपागम है, तो किसके लिए? याद रखें दोस्तों, एक क्लोनी प्रतिरक्षियों के वाणिज्यिक उत्पादन के लिए। ठीक है, फिर से हम देखेंगे दोस्तों क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों कि हाइब्रिडोमा प्रौद्योगिकी एक नया जीव प्रौद्योगिकी या उपागम है, तो याद रखें दोस्तों, एक क्लोनी प्रतिरक्षियों के वाणिज्यिक उत्पादन के लिए दोस्तों। ठीक है, फिर से देखें दोस्तों क्या कह रहा है कि हाइब्रिडोमा प्रौद्योगिकी एक नया जीव प्रौद्योगिकी उपागम है, तो याद रखें दोस्तों, एक क्लोनी प्रतिरक्षियों के वाणिज्यिक उत्पादन के लिए। ठीक है, फिर से देखें कि हाइब्रिडोमा प्रौद्योगिकी एक नया जीव प्रौद्योगिकी या उपागम है दोस्तों, तो याद रखें, एक क्लोनी प्रतिरक्षियों के वाणिज्यिक उत्पादन के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए कह रहा दोस्तों बंथरा में प्लांट फील्ड जीन बैंक। क्या है दोस्तों? बंथरा में प्लांट फील्ड जीन बैंक, तो पहला देखें, संकटापन्न वर्ग के पौधों को सुरक्षित रखेगा। ठीक है दोस्तों, संकटापन्न वर्ग के पौधों को सुरक्षित रखेगा। फिर दूसरा है कि जैविक विभिन्नता की दशयुता को रोकेगा। ठीक है, जैविक विभिन्नता की दशयुता को रोकेगा, यानी कि पायरेसी को रोकेगा। फिर है दोस्तों, कह रहा है कि आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पौधों की पहचान करेगा। ठीक है दोस्तों, फिर देखें, कह रहा है कि बंथरा में प्लांट फील्ड जीन बैंक। क्या है? बंथरा में प्लांट फील्ड जीन बैंक, तो पहला 3 पॉइंट दिए गए हैं, संकटापन्न वर्ग के पौधों को सुरक्षित रखेगा। दूसरा दिया है कि जैविक विभिन्नता की दशयुता यानी कि पायरेसी को रोकेगा, और तीसरा की आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पौधों की पहचान करेगा। ठीक है, फिर देखें दोनों पॉइंट की हाइब्रिडोमा प्रौद्योगिकी एक नया जीव प्रौद्योगिकी या उपागम है दोस्तों, तो एक क्लोनी प्रतिरक्षियों के वाणिज्यिक उत्पादन के लिए। दूसरा देखें, बंथरा में प्लांट फील्ड जीन बैंक है दोस्तों, तो याद रखें, संकटापन्न वर्ग के पौधों को सुरक्षित रखेगा। दूसरा दोस्तों, जैविक विभिन्नता की दशयुता यानी कि पायरेसी को रोकेगा। तीसरा है दोस्तों, आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पौधों की पहचान करेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि आनुवांशिक अभियांत्रिकी प्रयोगों में अत्यंत उपयोगी 2 जीवाणु हैं, तो याद रखिए दोस्तों, वह है हमारा एस्चेरिचिया कोली, वह है दोस्तों एग्रोबैक्टीरियम। फिर से देखें कि आनुवांशिक अभियांत्रिकी प्रयोगों में अत्यंत उपयोगी 2 जीवाणु या बैक्टीरिया हैं, तो याद रखिए एस्चेरिचिया कोली व एग्रोबैक्टीरियम, एस्चेरिचिया कोली व एग्रोबैक्टीरियम। फिर देखिए, आनुवांशिक अभियांत्रिकी प्रयोगों में अत्यंत उपयोगी 2 जीवाणु हैं, तो याद रखिए दोस्तों एस्चेरिचिया कोली व एग्रोबैक्टीरियम। क्या है? एस्चेरिचिया कोली व एग्रोबैक्टीरियम। ठीक है दोस्तों, ध्यानपूर्वक याद रखें। फिर देखें कि आनुवांशिक अभियांत्रिकी प्रयोगों में अत्यंत उपयोगी 2 जीवाणु हैं, तो याद रखिए दोस्तों एस्चेरिचिया कोली व एग्रोबैक्टीरियम, एस्चेरिचिया कोली व एग्रोबैक्टीरियम। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। कह रहा है कि कपास के कीटरोधी पौधे आनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा एक जीन को निविष्ट कर निर्मित किए गए हैं, जो लिया गया है दोस्तों, तो याद रखें जीवाणु से। क्या है? कपास के कीटरोधी पौधे आनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा एक जीन को निविष्ट कर निर्मित किए गए हैं, जो लिया गया है दोस्तों, तो याद रखें जीवाणु से। ठीक है, फिर देखें कि कपास के कीटरोधी पौधे, ठीक है, आनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा एक जीन को निविष्ट कर निर्मित किए गए हैं, जो लिया गया है दोस्तों, तो याद रखिए जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया से। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे के प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों, देखेंगे हमारे आगे के पॉइंट क्या दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए ध्यानपूर्वक देखिए दोस्तों यहाँ क्या दिए गए हैं। ठीक है, देखेंगे, चलिए ध्यानपूर्वक देखते रहें। चलिए यहाँ दोस्तों कह रहा है कि अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनी मोनसांटो, क्या है? अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनी मोनसांटो ने एक कीट प्रतिरोधी कपास की किस्म बनाई है, जिसका भारत में क्षेत्र परीक्षण किया जा रहा है। कह रहा है कि जिस जीवाणु के आविस जीन का इस पारजीनी कपास में अंतरण हुआ है, वह है दोस्तों हमारा, याद रखिए, बैसिलस थुरिंजिएसिस यानी कि बीटी। ठीक है, बैसिलस थुरिंजिएसिस यानी कि बीटी। फिर देखिए, कह रहा दोस्तों कि अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनी मोनसांटो ने एक कीट प्रतिरोधी कपास की किस्म बनाई
बनाई है। क्या है? अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनी मोंसांटो ने एक कीट प्रतिरोधी कपास की किस्म बनाई है जिसका भारत में क्षेत्र परीक्षण किया जा रहा है। ठीक है, कह रहा है कि जिस जीवाणु के आविष जीन यानी कि टॉक्सिन जीन का इस पारजीनी कपास यानी कि ट्रांसजेनिक कॉटन में अंतरण हुआ है दोस्तों, तो याद रखें वह है हमारा बैसिलस थुरिंजिएसिस। ठीक है, क्या है? बैसिलस थुरिंजिएसिस, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे दोस्तों। कह रहा है कि सूक्ष्म जीव जो बीटी कपास के उत्पादन से संबंधित है वह है दोस्तों एक जीवाणु। क्या है? सूक्ष्म जीव जो बीटी कपास के उत्पादन से संबंधित है वह है दोस्तों एक जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया। ठीक है दोस्तों, ध्यान पूर्वक देखते रहिए, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे आगे के पॉइंट की तरफ, देखेंगे हमारे आगे के पॉइंट क्या दिए गए हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ कह रहा दोस्तों। ठीक है, चलिए कथन और कारण का प्रश्न है। कथन देखेंगे दोस्तों। कह रहा है पहला कथन की कीट प्रतिरोधी पारजीनी कपास जीन के निवेशन से निर्मित किया गया है दोस्तों। पहला देखिए, कह रहा है कि कीट प्रतिरोधी पारजीनी कपास जीन के निवेशन से निर्मित किया गया है, और फिर कारण कह रहा है कि बीटी जीन एक जीवाणु से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, फिर देखिए कह रहा है दोस्तों कि कीट प्रतिरोधी पारजीनी कपास क्या है? कीट प्रतिरोधी पारजीनी कपास जीन के निवेशन से निर्मित किया गया है। कह रहा है कि कीट प्रतिरोधी पारजीनी कपास जीन के निवेशन से निर्मित किया गया है दोस्तों। फिर कह रहा है कारण कि बीटी जीन एक जीवाणु से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो कह रहा है कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। क्या है? ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, फिर देखिए कथन कह रहा है दोस्तों कि कीट प्रतिरोधी पारजीनी कपास जीन के निवेशन से निर्मित किया गया है। क्या है? कीट प्रतिरोधी पारजीनी कपास जीन के निवेशन से निर्मित किया गया है। फिर कारण कह रहा है कि बीटी जीन एक जीवाणु से प्राप्त किया जाता है। क्या है? बीटी जीन एक जीवाणु से प्राप्त किया जाता है। तो याद रखिए ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है दोस्तों। ठीक है, ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, चलिए अगला देखिए दोस्तों। कह रहा है कि बोलगार्ड 1 और बोलगार्ड 2 प्रौद्योगिकियों का उल्लेख किया जाता है। क्या है? बोलगार्ड 1 और बोलगार्ड 2 प्रौद्योगिकियों का उल्लेख किया जाता है। तो याद रखिए आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसली पादपों के विकास के संदर्भ में। ठीक है दोस्तों, क्या है? कह रहा है कि बोलगार्ड 1 और बोलगार्ड 2 प्रौद्योगिकियों का उल्लेख किया जाता है तो आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसली पादपों के विकास के संदर्भ में। ठीक है, फिर देखिए बोलगार्ड 1 और बोलगार्ड 2 प्रौद्योगिकियों का उल्लेख किया जाता है तो याद रखिए आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसली पादपों के विकास के संदर्भ में। फिर देखिए कह रहा है कि बोलगार्ड 1 और बोलगार्ड 2 प्रौद्योगिकियों का उल्लेख किया जाता है तो याद रखिए आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसली पादपों के विकास के संदर्भ में। ठीक है दोस्तों, चलिए ध्यानपूर्वक आगे बढ़ते रहें, देखते रहें क्या प्रश्न आगे दिए गए हैं दोस्तों। ठीक है, सारे प्रश्न हमारे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, इसलिए देखते रहें ध्यानपूर्वक। चलिए दोस्तों ध्यानपूर्वक देखें। कह रहा है दोस्तों कि बैगन की आनुवांशिक अभियांत्रिकी से उसकी एक नई किस्म बीटी बैगन विकसित की गई है। इसका लक्ष्य है दोस्तों इसके नाशक जीव सह बनाना है। क्या है? इसे नाशक जीव सह बनाना है। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर देखिए कह रहा है दोस्तों कि बैगन की आनुवांशिक अभियांत्रिकी से उसकी एक नई किस्म बीटी बैगन विकसित की गई है। इसका लक्ष्य है इसे नाशक जीव सह बनाना, इसे नाशक जीव सह बनाना है। ठीक है, फिर देखिए बैगन की आनुवांशिक अभियांत्रिकी से उसकी एक नई किस्म बीटी बैगन विकसित की गई है। इसका लक्ष्य है इसे नाशक जीव सह बनाना है। क्या है? इसे नाशक जीव सह बनाना है। ठीक है, फिर देखिए बैगन की आनुवांशिक अभियांत्रिकी से उसकी एक नई किस्म बीटी बैगन विकसित की गई है। इसका लक्ष्य है इसे नाशक जीव सह बनाना। चलिए अगला देखिए कह रहा है दोस्तों बीटी बैगन है तो याद रखिए आनुवांशिक रूप से परिवर्तित बैगन। क्या है दोस्तों? बीटी बैगन है तो याद रखिए आनुवांशिक रूप से परिवर्तित बैगन है दोस्तों। ठीक है, चलिए पहला देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट देखेंगे। कह रहा है कि बीटी बैगन की रचना इसके जीनोम में मृदा कवक के जीन को प्रवेश कराकर की गई है। क्या है? बीटी बैगन की रचना इसके जीनोम में मृदा कवक के जीन को प्रवेश कराकर की गई है, जो कि बिल्कुल दोस्तों गलत पॉइंट है। फिर देखिए कह रहा है कि बीटी बैगन के बीज जो बीटी बैगन के बीज हैं दोस्तों, कह रहा है कि वह टर्मिनेटर बीज हैं, जिसके कारण किसानों को प्रत्येक मौसम के पहले बीज कंपनियों से बीज खरीदना पड़ता है। बिल्कुल हमारा गलत पॉइंट है। कह रहा है कि बीटी बैगन के बीज जो हैं वह हैं दोस्तों टर्मिनेटर बीज, जिसके कारण किसानों को प्रत्येक मौसम के पहले बीज कंपनियों से बीज खरीदना पड़ता है। तो यह भी पॉइंट हमारा गलत है। कह रहा है कि एक आशंका है कि बीटी बैगन के उपभोग का स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। यह पॉइंट हमारा सही है। और चौथा कह रहा है कि यह भी चिंता है कि बीटी बैगन के प्रवेशन से जैव विविधता पर विपरीत प्रभाव हो सकता है। यह भी पॉइंट हमारा सही है। कह रहा है कि उपर्युक्त में से भारत में बीटी बैगन के प्रवेशन पर लोगों के विरोध के कारण हैं तो केवल 3 और 4। ठीक है, जबकि पहला और दूसरा पॉइंट हमारा गलत दिया गया। फिर से देख लें।
कि बीटी बैगन की रचना इसके जीनोम में मृदा कवक के जीन को प्रवेश कराकर की गई है, यह बिल्कुल गलत पॉइंट है। दूसरा है कि बीटी बैगन के बीज जो हैं वह हैं टर्मिनेटर बीज, जिसके कारण किसानों को प्रत्येक मौसम के पहले बीज कंपनियों से बीज खरीदना पड़ता है, यह भी पॉइंट हमारा गलत है। लेकिन तीसरा पॉइंट दिया गया है कि एक आशंका है कि बीटी बैगन के उपभोग का स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है, बिल्कुल सही पॉइंट है। चौथा पॉइंट है कि यह भी चिंता है कि बीटी बैगन के प्रवेशन से जैव विविधता पर विपरीत प्रभाव हो सकता है, यानी कि हमारी बायोडाइवर्सिटी पर विपरीत प्रभाव हो सकता है, तो यह पॉइंट सही है। तो इसमें दोस्तों तीसरा और चौथा पॉइंट सही है, पहला और दूसरा पॉइंट गलत है। हम सही आंसर मार्क करेंगे केवल 3 और 4। कह रहा है कि उपर्युक्त में से भारत में बीटी बैगन के प्रवेशन पर लोगों के विरोध के कारण यह हैं। तो याद रखें दोस्तों, केवल 3 और 4 पॉइंट हमारा सही है, बाकी के पॉइंट इसमें जो दिए गए हैं वह हमारे गलत दिए गए हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे आगे के पॉइंट की तरफ, देखेंगे ध्यानपूर्वक क्या दिया गया है। ठीक, चलिए दोस्तों देखिए, यहाँ ध्यानपूर्वक देखेंगे अगला प्रश्न क्या दिया गया है। ठीक है, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक देखते रहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए देखेंगे। कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, चलिए विचार करते हैं दोस्तों। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट दे रहा है दोस्तों, चलिए यहाँ देखें। कह रहा है दोस्तों सर्वप्रथम व्यावसायीकरण क्या है। कह रहा है क्यों दोस्तों कि सर्वप्रथम व्यावसायीकरण किया जाने वाला आनुवांशिक रूप से अभियांत्रिकृत फसल उत्पाद फ्लेवर सेवर टमाटर था। क्या है दोस्तों, कह रहा है कि सर्वप्रथम व्यवसायीकरण किया जाने वाला आनुवांशिक रूप से अभियांत्रिकृत फसल उत्पाद फ्लेवर सेवर टमाटर था। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखें दोस्तों क्या कह रहा है। कह रहा है कि फ्लेवर सेवर के पके हुए फल अधिक अवधि के लिए दृढ़ रहते हैं एवं पौधे पर पकने के बाद बाजार में स्थानांतरित किए जा सकते हैं। ठीक है, सी कह रहा है दोस्तों कि फ्लेवर सेवर के पके हुए फलों में रंग होता है, किंतु पौधों पर पके हुए फलों जैसे पूर्ण सुरुचिक सरणी का अभाव होता है। ठीक है, फिर कह रहा है कि उपर्युक्त में से सही कथन है, तो केवल हमारे ए एवं बी पॉइंट सही हैं। फिर से हम देखेंगे दोस्तों। कह रहा है कि सर्वप्रथम व्यवसायीकरण किया जाने वाला आनुवांशिक रूप से अभियांत्रिकृत फसल उत्पाद फ्लेवर सेवर टमाटर था दोस्तों। ठीक है, फिर कह रहा है कि फ्लेवर सेवर के पके हुए फल अधिक अवधि के लिए दृढ़ रहते हैं। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखें। कह रहा है कि फ्लेवर सेवर के पके हुए फल अधिक अवधि के लिए दृढ़ रहते हैं एवं पौधों पर पकने के बाद बाजार में स्थानांतरित किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ए एवं बी पॉइंट हमारे सही हैं, जबकि सी कह रहा है कि फ्लेवर सेवर के पके हुए फलों में रंग होता है, किंतु पौधों पर पके फलों जैसे पूर्ण सुरुचिक सरणी का अभाव होता है। ठीक है, तो यह हमारा पॉइंट सही नहीं है दोस्तों। ठीक है, सी पॉइंट हमारा सही नहीं है। उपरोक्त में से सही कथन है केवल ए एवं बी। फिर से देख लीजिए ए एवं बी पॉइंटों को कि सर्वप्रथम व्यवसायीकरण किया जाने वाला आनुवांशिक रूप से अभियांत्रिकृत फसल उत्पाद फ्लेवर सेवर टमाटर था दोस्तों। ठीक है, फिर कह रहा है कि फ्लेवर सेवर के पके हुए फल अधिक अवधि के लिए दृढ़ रहते हैं एवं पौधों पर पकने के बाद बाजार में स्थानांतरित किए जा सकते हैं। ठीक है, जबकि सी दिया गया है कि फ्लेवर सेवर के पके हुए फलों में रंग होता है, किंतु पौधों पर पके फलों जैसे पूर्ण सुरुचिक सरणी का अभाव होता है। तो यह पॉइंट हमारा गलत है। केवल सही पॉइंट है दोस्तों ए एवं बी। चलिए अगला देखिए दोस्तों। कह रहा है कि भारत में विकसित आनुवांशिक रूपांतरित सरसों के संदर्भ में सही कथन है। तो याद रखिए दोस्तों, जो हमारा जीएम सरसों है यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड जो सरसों है में वे जीन होते हैं जो पादप में पर परागण और संकरण को सुकर बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या है, कह रहा है कि भारत में विकसित आनुवांशिक रूपांतरित सरसों, ठीक है, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड सरसों या जीएम सरसों के संदर्भ में सही कथन है। तो याद रखें कि जेनेटिकली मॉडिफाइड सरसों में वे जीन होते हैं जो पादप में पर परागण और संकरण को सुकर बनाते हैं, यानी कि सुलभ बनाते हैं। ठीक है, भारत में विकसित आनुवांशिक रूपांतरित सरसों यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड सरसों जीएम सरसों के संदर्भ में सही कथन है। तो याद रखिए जेनेटिकली मॉडिफाइड जो सरसों होते हैं इनमें दोस्तों वे जीन होते हैं जो पादप में पर परागण और संकरण को क्या करते हैं दोस्तों, सुलभ या सुकर बनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे दोस्तों क्या दिया गया है। ध्यानपूर्वक सारे पॉइंटों को देखते रहिए दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे आगे के पॉइंट की तरफ। चलिए दोस्तों देखिए, कह रहा है निम्नलिखित तकनीकों या परिघटनाओं पर विचार कीजिए। क्या है, निम्नलिखित तकनीकों या परिघटनाओं पर विचार कीजिए। पहला है दोस्तों, कह रहा है कि वह है हमारा फल वाले पादपों में मुकुलन और रोपण। क्या है दोस्तों, फल वाले पादपों में मुकुलन और रोपण। ठीक है, दूसरा देखिए, कह रहा है दोस्तों कोशिका द्रव्ययी नरबंध्यता। क्या है दोस्तों, कोशिका द्रव्ययी नरबंध्यता। ठीक है दोस्तों, फिर कह रहा है दोस्तों जीन निर्वता। क्या है दोस्तों, कह रहा है जीन निर्वता। ठीक है, उपर्युक्त में से वह
वे जो ट्रांसजेनिक फसलों को बनाने में प्रयुक्त होते हैं, तो याद रखिए दोस्तों कोशिका द्रव्ययी, नरबंध्यता और जीन निर्वता। ठीक है, इसका 2 और 3 पॉइंट सही होगा, जबकि पहला पॉइंट दिया गया है कि फल वाले पादपों में मुकुलन और रोपण, यह हमारा पॉइंट गलत है। ठीक है, फिर कह रहा है कि निम्नलिखित तकनीकों और परिघटनाओं पर विचार कीजिए। चलिए विचार करेंगे दोस्तों। पहला पॉइंट दिया गया है कि फल वाले पादपों में मुकुलन और रोपण। क्या है? फल वाले पादपों में मुकुलन और रोपण। ठीक है, फिर कह रहा है दोस्तों कोशिका द्रव्ययी नरबंध्यता। क्या है? कोशिका द्रव्ययी नरबंध्यता। फिर तीसरा है दोस्तों जीन निर्वता। क्या है? दूसरा है कोशिका द्रव्ययी नरबंध्यता और तीसरा है जीन निर्वता। कह रहा है कि उपर्युक्त में से वे जो ट्रांसजेनिक फसलों को बनाने में प्रयुक्त होता है या होते हैं, तो याद रखिए दोस्तों वह है हमारा कोशिका द्रव्ययी नरबंध्यता और जीन निर्वता। ठीक है, यानी कि 2 और 3 पॉइंट हमारे बिल्कुल सही हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए। कह रहा है कि जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए, यानी कि जीवाणु, फिर दोस्तों कह रहा है कि कवक, फिर दोस्तों कह रहा है पुष्पीय पादप। कह रहा है कि उपर्युक्त जीव प्रकारों में से वह जिनकी कुछ जातियों को जैव पीड़कनाशियों के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिए दोस्तों जीवाणु को भी, कवक को भी और पुष्पीय पादप को भी। ठीक है, फिर देखिए कि जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए, यानी कि जीवाणु, यानी कि दूसरा कवक, तीसरा पुष्पीय पादप। कह रहा है दोस्तों कि उपर्युक्त जीव प्रकारों में से वह जिनकी कुछ जातियों को जैव पीड़कनाशियों के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिए दोस्तों 1, 2 और 3 तीनों पॉइंट हमारे सही हैं। कह रहा है जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। कह रहा है दोस्तों जीवाणु, फिर कह रहा है कवक, फिर कह रहा है दोस्तों पुष्पीय पादप। कह रहा है कि उपर्युक्त जीव प्रकारों में से वह जिनकी कुछ जातियों को जैव पीड़कनाशियों के रूप में उपयोग किया जाता है, तो याद रखिए दोस्तों हमारे जीवाणु को भी, कवक को भी और पुष्पीय पादप को भी। ठीक है दोस्तों, चलिए ध्यानपूर्वक याद रखें। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे, देखेंगे हमारे आगे के पॉइंट क्या दिए गए हैं, ध्यानपूर्वक देखते रहिए। चलिए दोस्तों, ठीक है, यहां देखें। चलिए दोस्तों, कह रहा है दोस्तों, देखिए कह रहा है दोस्तों कि बैसिलस थुरेंजिएसिस। क्या है? बैसिलस थुरेंजिएसिस। फिर कह रहा है दोस्तों बैसिलस सबटाइलिस। क्या है? बैसिलस थुरेंजिएसिस। फिर कह रहा है दोस्तों बैसिलस सबटाइलिस। फिर कह रहा है दोस्तों बैसिलस पोलीमिक्सा। फिर कह रहा है दोस्तों बैसिलस ब्रेविस में से जो एक सूक्ष्मजीवी कीटनाशक है, तो याद रखिए दोस्तों बैसिलस थुरेंजिएसिस। ठीक है दोस्तों, फिर देखें कह रहा है कि बैसिलस थुरेंजिएसिस। फिर कह रहा है दोस्तों बैसिलस सबटाइलिस। फिर कह रहा है दोस्तों बैसिलस पोलीमिक्सा। फिर कह रहा है दोस्तों बैसिलस ब्रेविस में से जो एक सूक्ष्मजीवी कीटनाशक है, तो याद रखें दोस्तों बैसिलस थुरेंजिएसिस। ठीक है, फिर देखिए बैसिलस थुरेंजिएसिस। फिर कह रहा है बैसिलस सबटाइलिस। फिर कह रहा है बैसिलस पोलीमिक्सा। फिर कह रहा है बैसिलस ब्रेविस में से जो एक सूक्ष्मजीवी कीटनाशक है, तो याद रखिए दोस्तों बैसिलस थुरेंजिएसिस। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखेंगे। कह रहा है दोस्तों कि भारतीय किसान टर्मिनेटर बीज प्रौद्योगिकी के प्रवेश से असंतुष्ट हैं, क्योंकि इस प्रौद्योगिकी से उत्पादित बीजों से संभावना होती है अंकुरणक्षम बीज बनाने में असमर्थ पौधों के उगने की। अंकुरणक्षम बीज बनाने में असमर्थ पौधों के उगने की दोस्तों। ठीक है, फिर से देखिए कि भारतीय किसान टर्मिनेटर बीज प्रौद्योगिकी के प्रवेश से असंतुष्ट हैं, क्योंकि इस प्रौद्योगिकी से उत्पादित बीजों से संभावना होती है अंकुरणक्षम बीज बनाने में असमर्थ पौधों के उगने की। फिर देखिए भारतीय किसान टर्मिनेटर बीज प्रौद्योगिकी के प्रवेश से असंतुष्ट हैं, क्योंकि इस प्रौद्योगिकी से उत्पादित बीजों से संभावना होती है अंकुरणक्षम बीज बनाने में असमर्थ पौधों के उगने की। अंकुरणक्षम बीज बनाने में असमर्थ पौधों के उगने की। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे के पॉइंट हम देखेंगे क्या दिए गए हैं, ध्यानपूर्वक देखिए दोस्तों, क्योंकि सारे पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, चलिए यहां देखें। कह रहा है दोस्तों कि विकसित देशों द्वारा समर्पित टर्मिनेटर तकनीक उपलब्ध कराती है। क्या है दोस्तों? कह रहा है कि विकसित देशों द्वारा समर्पित टर्मिनेटर तकनीक उपलब्ध कराती है, तो याद रखिए जैव तकनीकी द्वारा बीजों की उन्नत किस्मों को जो दूसरी पीढ़ी के लिए बंद बीजों को उत्पन्न करने के लिए सुनिश्चित की गई हैं दोस्तों। क्या है? कह रहा है कि विकसित देशों द्वारा समर्पित टर्मिनेटर तकनीक उपलब्ध कराती है, तो याद रखिए जैव तकनीकी द्वारा बीजों की उन्नत किस्मों को जो दूसरी पीढ़ी के लिए बंद बीजों को उत्पन्न करने के लिए सुनिश्चित की गई हैं। फिर से देखिए कह रहा है दोस्तों कि विकसित देशों द्वारा समर्पित टर्मिनेटर तकनीक उपलब्ध कराती है, तो याद रखिए दोस्तों जैव तकनीकी द्वारा बीजों की उन्नत किस्मों को जो दूसरी पीढ़ी के लिए बंद बीजों को उत्पन्न करने के लिए सुनिश्चित की गई हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखिए दोस्तों। कह रहा है कि टर्मिनेटर तकनीक के द्वारा उत्पन्न जिसकी बिकवारी के लिए है वह है दोस्तों। क्या है? टर्मिनेटर तकनीक के द्वारा उत्पन्न जिसकी बिकवारी के लिए है वह है दोस्तों, तो याद रखिए ट्रांसजेनिक उपजाऊ बीज। क्या है? ट्रांसजेनिक उपजाऊ बीज। फिर कह रहा है दोस्तों जीन परिवर्तित पौधे
फिर कह रहा है दोस्तों तथा जेनेटिक रूप से अभियंत्रित बीज जो दूसरी पीढ़ी में बंदग्रस्त होते हैं दोस्तों। ठीक है, फिर से देखिए कि टर्मिनेटर तकनीक के द्वारा उत्पन्न जिसकी बिकवारी के लिए है वह है, क्या है, टर्मिनेटर तकनीक के द्वारा उत्पन्न जिसकी बिकवारी के लिए है वह है, तो याद रखिए ट्रांसजेनिक उपजाऊ बीज, जीन परिवर्तित पौधे तथा जेनेटिक रूप से अभियंत्रित बीज जो दूसरी पीढ़ी में बंदग्रस्त होते हैं। ठीक है, फिर से देखिए कि टर्मिनेटर तकनीक के द्वारा उत्पन्न जिसकी बिकवारी के लिए है वह है दोस्तों ट्रांसजेनिक उपजाऊ बीज, जीन परिवर्तित पौधे तथा जेनेटिक रूप से अभियंत्रित बीज जो दूसरी पीढ़ी में बंदग्रस्त होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो याद रखिएगा टर्मिनेटर तकनीक के बारे में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे, देखेंगे आगे के पॉइंट हमारे क्या दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और ऐसे ही लगातार पढ़ते रहें। चलिए दोस्तों देखेंगे आगे के पॉइंट हमारे क्या दिए गए हैं। सारे पॉइंटों को दोस्तों ध्यानपूर्वक देखिए क्योंकि सारे पॉइंट दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, चलिए देखेंगे दोस्तों आगे के पॉइंट क्या दिए। चलिए दोस्तों देखिए यहां क्या कह रहा है जिनका मापन आकलन करने के लिए उपग्रह चित्रों या सुदूर संवेदी आंकड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। क्या है, यहाँ कह रहा है दोस्तों जिनका मापन या आकलन करने के लिए उपग्रह चित्रों या सुदूर संवेदी आंकड़ों का इस्तेमाल किया जाता है, तो वह है दोस्तों कि किसी विशेष स्थान की वनस्पति में पर्णहरित का अंश, क्या है, किसी विशेष स्थान की वनस्पति में दोस्तों पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल का अंश। फिर है दोस्तों किसी विशेष स्थान के धान के खेतों से ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन, दूसरा पॉइंट है। फिर है तीसरा कि किसी विशेष स्थान का भूपृष्ठ तापमान, क्या है, किसी विशेष स्थान का भूपृष्ठ तापमान। ठीक है, देखिए कि जिनका मापन या आकलन करने के लिए दोस्तों उपग्रह चित्रों या सुदूर संवेदी आंकड़ों का इस्तेमाल किया जाता है वह है दोस्तों किसी विशेष स्थान की वनस्पति में पर्णहरित का अंश, किसी विशेष स्थान की वनस्पति में दोस्तों पर्णहरित का अंश। फिर है दोस्तों किसी विशेष स्थान के धान के खेतों से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, और फिर है दोस्तों कि किसी विशेष स्थान का भूपृष्ठ तापमान। ठीक है, फिर देखिए कह रहा है कि जिनका मापन या आकलन करने के लिए उपग्रह चित्रों या सुदूर संवेदी आंकड़ों का इस्तेमाल किया जाता है वह है दोस्तों किसी विशेष स्थान की वनस्पति में पर्णहरित का अंश, दूसरा है कि किसी विशेष स्थान के धान के खेतों से ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन और किसी विशेष स्थान का भूपृष्ठ तापमान। अगला देखिए दोस्तों क्या है, कह रहा है कि साधारणतः ओरोबैंक खरपतवार पाया जाता है, तो याद रखिए दोस्तों तंबाकू के खेत में। क्या है दोस्तों, कह रहा है कि साधारणतः जो ओरोबैंक की खरपतवार है वह पाया जाता है, तो याद रखिए दोस्तों तंबाकू के खेत में। फिर देखिए साधारणतः ओरोबैंक की खरपतवार पाया जाता है, तो याद रखिए दोस्तों तंबाकू के खेत में। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, कह रहा है दोस्तों क्या कि बकव्हीट, मैक्रोनी व्हीट, गोल्डन राइस तथा ट्रिटिकेल में से परजीनी पादप है, तो याद रखिए दोस्तों वह है हमारा गोल्डन राइस। ठीक है, कह रहा दोस्तों कि बकव्हीट, मैक्रोनी व्हीट, गोल्डन राइस तथा ट्रिटिकेल में से परजीनी पादप है, तो याद रखिए दोस्तों वह है हमारा गोल्डन राइस। ठीक है, फिर देखिए कि बकव्हीट, मैक्रोनी व्हीट, गोल्डन राइस तथा ट्रिटिकेल में से परजीनी पादप है, तो याद रखिए दोस्तों वह है हमारा गोल्डन राइस। ठीक है, गोल्डन राइस के बारे में अगला ही प्रश्न हमारा वह भी गोल्डन राइस से ही संबंधित है। चलिए देखेंगे, कथन और कारण का प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, चलिए देखें, कह रहा दोस्तों कथन की गोल्डन राइस जैव प्रौद्योगिकी एक ऐसी उपलब्धि है, क्या है दोस्तों, कह रहा है कि गोल्डन राइस जैव प्रौद्योगिकी एक ऐसी उपलब्धि है जो उपभोक्ताओं के लिए भी उतनी ही लाभप्रद है जितनी कि किसानों के लिए। ठीक है, कथन कह रहा है दोस्तों कि जो हमारी गोल्डन राइस जैव प्रौद्योगिकी है एक ऐसी उपलब्धि है जो उपभोक्ताओं के लिए भी उतनी ही लाभप्रद है जितनी कि किसानों के लिए। कारण कह रहा है कि इस चावल का पीलापन बीटा कैरोटीन की अधिक मात्रा को प्रदर्शित करता है जो यौगिक शरीर में विटामिन ए से परिवर्तित होता है। क्या है, जो यौगिक शरीर में विटामिन ए से परिवर्तित होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहां आंसर दिया गया है कि ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही कारण है। ठीक है, फिर देखिए कह रहा दोस्तों कि गोल्डन राइस जैव प्रौद्योगिकी एक ऐसी उपलब्धि है जो उपभोक्ताओं के लिए भी उतनी ही लाभप्रद है जितनी कि किसानों के लिए। ठीक है, फिर कारण देखिए कि इस चावल का पीलापन बीटा कैरोटीन की अधिक मात्रा को प्रदर्शित करता है जो यौगिक शरीर में विटामिन ए से परिवर्तित होता है। ठीक है, तो ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही कारण है दोस्तों। ठीक है, फिर से देखिए कथन कह रहा है कि गोल्डन राइस जैव प्रौद्योगिकी एक ऐसी उपलब्धि है जो उपभोक्ताओं के लिए भी उतनी ही लाभप्रद है जितनी कि किसानों के लिए। कारण कह रहा है कि इस चावल का पीलापन बीटा कैरोटीन की अधिक मात्रा को प्रदर्शित करता है जो यौगिक शरीर में विटामिन ए से परिवर्तित होता है। ठीक है दोस्तों, तो ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए का सही कारण है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, कह रहा है सुनहरा गोल्डन चावल है। क्या है, सुनहरा गोल्डन चावल है दोस्तों। ठीक है, तो याद रखिए जो सुनहरा गोल्डन चावल है एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म जिसमें कैरोटीन के लिए जीन उपलब्ध हैं दोस्तों। क्या है,
कि एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म है दोस्तों जिसमें कैरोटीन के लिए जीन उपलब्ध है। फिर देखिए कि सुनहरा गोल्डन चावल है तो एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म है जिसमें कैरोटीन के लिए जीन उपलब्ध है। फिर देखिए सुनहरा गोल्डन चावल है एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म है जिसमें कैरोटीन के लिए जीन उपलब्ध है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखें क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों कि विश्व में लगभग 250 लाख बच्चों को प्रभावित करने वाली विटामिन ए हीनता क्या है दोस्तों। कह रहा है कि विश्व में लगभग 250 लाख बच्चों को प्रभावित करने वाली विटामिन ए हीनता से लड़ने की क्षमता वाले गोल्डन राइस की प्रमुख उपयोगिता उसके दाने में जिसकी प्रचुरता के कारण होती है तो वह है दोस्तों हमारा बीटा कैरोटीन। ठीक है दोस्तों, क्या है, कह रहा है कि विश्व में लगभग 250 लाख बच्चों को प्रभावित करने वाली विटामिन ए हीनता से लड़ने की क्षमता वाले गोल्डन राइस की प्रमुख उपयोगिता उसके दाने में जिसकी प्रचुरता के कारण होती है तो वह है दोस्तों हमारा बीटा कैरोटीन। ठीक है, चलिए फिर देखिए कि विश्व में लगभग 250 लाख बच्चों को प्रभावित करने वाली विटामिन ए हीनता से लड़ने की क्षमता वाले गोल्डन राइस की प्रमुख उपयोगिता उसके दाने में जिसकी प्रचुरता के कारण होती है तो वह है दोस्तों हमारा बीटा कैरोटीन। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखिए दोस्तों। कह रहा है कि सुनहरा धान क्या है, सुनहरा धान में प्रचुरता है दोस्तों तो याद रखिए विटामिन ए की। क्या है दोस्तों, सुनहरा धान या जिसे हम लोग गोल्डन राइस भी कहते हैं इसमें प्रचुरता है दोस्तों तो याद रखिए विटामिन ए की। क्या है, सुनहरा धान में प्रचुरता है तो याद रखिए विटामिन ए की दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखिए। कह रहा है दोस्तों पराजीनी फसल स्वर्ण चावल जिस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है वह है दोस्तों विटामिन ए। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि पराजीनी फसल स्वर्ण चावल जिस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है तो याद रखिए दोस्तों विटामिन ए। ठीक है, पराजीनी फसल स्वर्ण चावल जिस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है दोस्तों तो वह है हमारा विटामिन ए। चलिए अगला देखिए कि गाजर, डैफोडिल, चुकंदर तथा पपीता में से सुनहरे चावल में बीटा कैरोटीन जीन आता है दोस्तों तो याद रखिए वह है हमारा डैफोडिल से। ठीक है, कह रहा है दोस्तों कि गाजर, डैफोडिल, चुकंदर तथा पपीता में से सुनहरे चावल में बीटा कैरोटीन जीन आता है तो याद रखिए दोस्तों डैफोडिल से। ठीक है, कह रहा है महाधान या सुपर राइस विकसित किया है तो जीएस खुश ने। क्या है दोस्तों, महाधान या सुपर राइस विकसित किया है तो याद रखिए दोस्तों जीएस खुश ने। फिर देखिए कि गाजर, डैफोडिल, चुकंदर तथा पपीता में से सुनहरे चावल में बीटा कैरोटीन जीन आता है दोस्तों तो याद रखिए डैफोडिल से। ठीक है दोस्तों, फिर कह रहा है कि महाधान या सुपर राइस को विकसित किया है तो याद रखिए दोस्तों जीएस खुश ने। ठीक है, फिर देखिए कि गाजर, डैफोडिल, चुकंदर तथा पपीता में से दोस्तों सुनहरे चावल में बीटा कैरोटीन जीन आता है तो डैफोडिल से। फिर है अगला पॉइंट कि महाधान या सुपर राइस विकसित किया है तो याद रखिए दोस्तों जीएस खुश ने। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी इसका जो बचा हुआ पार्ट है उसको हम लोग अगली वीडियो में कवर करेंगे। और दोस्तों यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और लगातार ऐसे ही पढ़ते रहें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।